हेलो स्टूडेंट, हम बायोलॉजी का आज वीडियो नंबर 33 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। परागण, निषेचन तथा भ्रूणपोष और भ्रूण का परिवर्तन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है नर और मादा युग्मोद्भिद का विकास पढ़ लिया था। अब इस चैप्टर के अंदर हम विकास के बाद परागण की क्रिया क्या होती है, निषेचन कैसे होता है, भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है, भ्रूणपोष क्या होता है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है परागण। परागण का मतलब होता है परागकण, जो कि नर युग्मक होते हैं परागकण के अंदर। तो परागकणों के परागकोश से, क्योंकि परागकण के इसमें पाए जाते हैं परागकोश के अंदर, तो परागकोश का क्या होता है, स्फुटन। स्फुटन होने से क्या मुक्त हो जाते हैं, परागकण। परागकण जो है वो परागकोश से जो मादा जननांग है उसमें वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंच जाते हैं, और यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, परागण। वापस से रिपीट कर रही हूँ, परागकणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया ही परागण कहलाती है। ठीक है। अब परागकण जो होते हैं वो परागकोश से वर्तिका में पहुंचते कैसे हैं, तो इसके लिए हम अलग अलग माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे कीटों की सहायता से, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, पक्षी के द्वारा, चमगादड़ द्वारा, घोंघों के द्वारा, चींटियों के द्वारा। जो परागकण होते हैं वो परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचाए जाते हैं। परागण जो है वो दो प्रकार का होता है। नंबर 1 है स्वपरागण। स्वपरागण मतलब होता है यदि एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, या एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, तो प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्वपरागण कहलाती है। दो चीज़ें मैंने इंक्लूड करी है इसके अंदर, उस आधार पर ये दो प्रकार का होता है। नंबर 1 है स्वक युग्मन और नंबर 2 है सजात पुष्पी परागण। स्वक युग्मन का मतलब होता है एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर चले जाएं, तो वो कहलाता है स्वक युग्मन, जैसे मटर के अंदर। ठीक है। सजात पुष्पी परागण मीन्स एक पादप का एक पुष्प है, उसके परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, तो कहलाता है सजात पुष्पी परागण। दो प्रकार का बताया, एक स्वक युग्मन, दूसरा सजात पुष्पी। स्वक युग्मन जो है वो उभयलिंगी पुष्प है, उसमें उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाएं, तो स्वक युग्मन। अब पौधा है जो है उसके एक पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे, तो वो कहलाता है सजात पुष्पी। जैसे मक्का के अंदर, ककड़ी के अंदर, है ना, क्योंकि मक्का के अंदर एक लिंगी पुष्प होते हैं, अलग अलग पुष्प एक ही पौधे पे लगे रहते हैं, तो एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर चले जाएं, तो वो कहलाता है सजात पुष्पी परागण। अब स्वपरागण के लिए पौधे के अंदर कुछ अनुकूलन होते हैं, कुछ युक्तियाँ होती हैं जो उसे स्वपरागण संपन्न कराने के लिए मदद करती है। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है स्वपरागण के लिए युक्तियाँ व अनुकूलन। नंबर 1 है उभयलिंगता। मीन्स अगर पुष्प उभयलिंगी है तो ज़्यादा संभावना होगी उसमें स्वपरागण होने की, ज़्यादा संभावना होगी स्वपरागण होने की। यदि पुष्प कैसा है, उभयलिंगी, दोनों जननांग एक ही पुष्प में यदि उपस्थित है, तो उनमें स्वपरागण की संभावना क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। नंबर 2 है समकाल परिपक्वता। समकाल परिपक्वता का मतलब है कि उभयलिंगी पुष्प तो है, लेकिन उसके अंदर नर और मादा जननांग भी एक ही साथ परिपक्व होने चाहिए, एक ही समय पे परिपक्व होने चाहिए। समकाल मतलब समान समय के अंदर, यानी एक ही समय पे एक साथ परिपक्व होने चाहिए, तो वो भी स्वपरागण की संपन्नता को बढ़ा देते हैं, जैसा गुल अब्बास में और सदाबहार के अंदर समकाल परिपक्वता पाई जाती है। नर और मादा जो जननांग है वो एक ही समय पर परिपक्व होते हैं। नंबर 3 है अनुमिल्यता। अनुमिल्यता का मतलब ये होता है कि कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये गुण होता है कि वो कभी खिलते ही नहीं है, बंद रहते हैं। द्विलिंगी पुष्प और बंद रहेंगे, खिलेंगे नहीं। तो बंद रहने वाली अवस्था के अंदर ही अगर परागकोश फट जाता है यदि, तो परागकण उसी की वर्तिकाग्र पर गिरेंगे, तो ये जो है वो कहलाती है अनुमिल्यता। ऐसा किस में देखने को मिलता है, वायोला के अंदर, गुलमेहंदी के अंदर और कनकोआ के अंदर अनुमिल्यता जो है वो देखने के लिए मिलती है। इसमें पुष्प जो होते हैं द्विलिंगी पुष्प वो बंद रहते हैं, खिलते नहीं हैं।
जब खिलते नहीं हैं तो उस पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वृत्तिकाग्र पर ही गिरते हैं और स्वपरागण की संभावनाएं क्या हो जाती हैं, प्रबल हो जाती हैं। तो अतः इस प्रकार हमने जो है स्वपरागण किसे कहते हैं और स्वपरागण के लिए क्या क्या अनुकूलन जो है वो आवश्यक होते हैं, स्वपरागण को संपन्न कराने में मदद करते हैं, उनके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं परपरागण। परपरागण का मतलब होता है एक पादप के एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प की वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाए तो उसे हम परपरागण कहते हैं। वापस से रिपीट कर रही हूँ, दो अलग अलग पौधे हैं, एक पौधे के पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के पुष्प की वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो वो कहलाता है परपरागण। परपरागण जो होता है उसके लिए क्या क्या युक्तियां हैं, अनुकूलन है, ठीक है। एक स्वपरागण की जो विपरीत युक्तियां होंगी वो परपरागण के लिए होंगी। जैसे स्वपरागण में द्विलिंगी था तो इसमें क्या होना चाहिए, एकलिंगी पुष्प होना चाहिए। जब एकलिंगी पुष्प होगा, पादप भी एकलिंगी होगा तो संभावनाएं जो हैं वो क्या प्रबल हो जाएगी, परपरागण की संभावनाएं जो है वो प्रबल हो जाएगी। एक लिंगता भी दो प्रकार की हो सकती है। एक होता है उभयलिंगाशयी पादप, यानी नर और मादा पुष्प जो होते हैं वो एक ही पौधे पर लगे रहते हैं, पौधा एक ही होता है, पुष्प अलग अलग है, जैसे लौकी और खीरे के अंदर, तो उसे हम क्या कह देते हैं, उभयलिंगाशयी। या फिर मान लीजिए एक लिंगाशयी हो कि पौधे ही अलग अलग हैं, नर और मादा, तो वो कहलाएगा एक लिंगाशयी, जिनमें कि परपरागण की संभावनाएं क्या हो जाती हैं, प्रबल हो जाती हैं। नर और मादा पुष्प दो भिन्न भिन्न पौधों पे लगे रहते हैं, जैसे पपीता में, शहतूत में, केवड़े के अंदर, इनमें दोनों जो पुष्प होते हैं अलग अलग पादप पर स्थित होते हैं, तो हम इसे क्या कह देते हैं, एक लिंगाशयी, ठीक है। नेक्स्ट है स्वबंधिता। स्वबंधिता का मतलब है कि यदि एक पुष्प के परागकण जो है वो उसकी पुष्प की वृत्तिकाग्र पर पहुंच भी जाएं यदि, लेकिन पहुंचने के बाद भी वो अंकुरित नहीं होते हैं, तो उनमें स्वयं के परागकणों से स्वबंधिता पाई जाती है ना, तो वो उसी पुष्प की वृत्तिकाग्र पहुंचने के बाद भी अंकुरित नहीं होते, तो परपरागण की संभावनाएं क्या हो जाती हैं, प्रबल हो जाती हैं। वापस से देखेंगे एक बार, एक पुष्प का निषेचन उसी पुष्प के परागकणों द्वारा नहीं हो सकता। एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वृत्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उनका अंकुरण नहीं हो पाता है, लेकिन जब ये परागकण दूसरी जाति के पुष्प की वृत्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो अंकुरित हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भिन्न काल परिपक्वता। मान लीजिए उभयलिंगी पुष्प है परंतु उनके अंदर समकाल परिपक्वता नहीं पाई जाती है, नर और मादा जन्नांग अलग अलग समय पर, यानी पुमांग और जायांग जो हैं वो भिन्न भिन्न समय पर परिपक्व होते हैं, तो वो कहलाती है भिन्न काल परिपक्वता। ये दो प्रकार से हो सकती है। पुंपूर्वता, पुंपूर्वता का मतलब होता है जिसमें परागकोश यानी नर जन्नांग जो होते हैं वो मादा जन्नांग से पहले परिपक्व हो जाए। नर जन्नांग क्या होते हैं, परागकोश, वो अगर वृत्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाए तो वो कहलाता है पुंपूर्वता, जैसे गुड़हल और कपास में यानी मालवेसी फैमिली में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है स्त्री पूर्वता। जब वृत्तिकाग्र जो है उसका डेवलपमेंट पहले हो जाता है परागकोश की तुलना में, तो वो कहलाता है स्त्री पूर्वता। उदाहरण ब्रेसिकेसी और रोजेसी कुल, ठीक है, जिसमें कि गुलाब आता है, रोजेसी कुल, और ब्रेसिकेसी जिसमें सरसों आती है, तो ब्रेसिकेसी और रोजेसी कुल में स्त्री पूर्वता देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है अवरुद्ध परागणता या हर्कोगेमी। अवरुद्ध परागणता या हर्कोगेमी का मतलब है कि यदि वृत्तिकाग्र और परागकोश के मध्य कोई संरचनात्मक अवरोध उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण कि उनमें स्वपरागण नहीं होकर परपरागण की जो संभावनाएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं, प्रबल हो जाती हैं। देखेंगे इधर, जैसे कैरियोफिलेसी जो कुल होता है, कैरियोफिलेसी कुल के जो पौधे हैं उनमें वृत्तिका बहुत ज़्यादा लंबी होती है। जब वृत्तिका पुंकेसर से काफ़ी अधिक लंबी होती है तो उनके मध्य परागण संपन्न नहीं हो पाता। परागकोश बाहर की ओर मुँह किए हुए होते हैं और परागकोश का जब स्फुटन होता है तो परागकण क्या होते हैं, उसी वृत्तिकाग्र पर नहीं गिरते, ठीक है, वृत्तिका लंबी है, दूर जाकर गिरते हैं, जिसके कारण कि उनके अंदर ये प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती। नेक्स्ट है विषम वर्तिकात्व। विषम वर्तिकात्व का मतलब होता है कि पुष्पों के वृत्तिका जो है वो अलग अलग लंबाई के हों, जैसे पुष्प की लंबी वृत्तिका हो तो पुंकेसर छोटे हों, और अगर छोटी वृत्तिका है तो पुंकेसर लंबे हैं, जिसके कारण भी उनके अंदर स्वपरागण नहीं हो पाता और परपरागण की संभावनाएं क्या हो जाती है, प्रबल हो जाती हैं। तो इस प्रकार हमने परपरागण के लिए क्या क्या अनुकूलन पौधे में होने चाहिए जिसके कारण में परपरागण की संभावनाएं प्रबल हो जाए, इनके बारे में पढ़ लिया है।
अब हम पढ़ने जा रहे हैं पर परागण की विधियाँ। जिन भी माध्यमों द्वारा पर परागण को प्रेरित किया जाता है वो पर परागण की विधियाँ कहलाएंगी। जैसे वायु द्वारा होता है तो वायु परागण, कीट द्वारा होता है तो कीट परागण, जंतु द्वारा होता है तो जंतु परागण, पक्षी द्वारा है तो पक्षी परागण, जल द्वारा है तो जल परागण। तो आज हम सबसे पहले जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वायु परागण। वायु परागण जो है वो पौधे में, पुष्प में वायु परागण ही होता है। इसके लिए कुछ विशिष्ट अनुकूलन पाए जाते हैं, विशेषताएं पाई जाती हैं, जिसके कारण उनमें वायु परागण की प्रक्रिया ही ज़्यादा संपन्न होती है। वायु द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है? वायु परागण। अब वायु परागित पुष्प की विशेषताएं देखो। वायु से जो परागित पुष्प होंगे वो हल्के होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, और उनका आकर्षक होना भी ज़रूरी नहीं है, गंधयुक्त होना भी ज़रूरी नहीं है, चटकीले रंग होना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो तो हवा के द्वारा पहुँचेंगे। ठीक है, तो इसलिए हवा के द्वारा परागकण आते हैं, तो इसलिए ऐसे पुष्प जो हैं वो छोटे ही होते हैं, बहुत आकर्षक नहीं होते हैं, चटकीले रंग के नहीं होते हैं, गंध भी नहीं होती है इनके अंदर, और मकरंद भी नहीं होता है। वायु परागित पुष्प छोटे, आकर्षण रहित होते हैं, न तो चमकीले रंग के होते हैं और न ही इनमें गंध होती है और न ही मकरंद होता है। अब परागकण जो हैं वो वायु द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, तो आधे तो मार्ग में ही नष्ट हो जाते होंगे, तो अधिक मात्रा में परागकण मुक्त होने चाहिए। तो इन पौधों जो पादप हैं उनके अंदर परागकण जो है वो प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वायु के कारण इधर उधर गिर कर क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तीसरा, वर्तिकाग्र पर जब ये पहुँचते हैं तो वर्तिकाग्र क्या होता है? लंबा होता है, पुष्प से क्या होता है? बाहर निकला हुआ होता है, और वर्तिकाग्र की अनुकूलन है ये, है ना, कि वर्तिकाग्र जो है लंबी होनी चाहिए, पुष्प से बाहर निकली भी होनी चाहिए। परागकण को उलझाने के लिए इसके अंदर या तो रोम पाए जाते हैं या चिपचिपा होता है, जिससे परागकण इससे क्या हो जाए? चिपक जाए। जैसे घास के अंदर रोमिल होता है, टाइफा में ब्रश के जैसा प्रतिकाग्र होती है। तो अतः इस प्रकार हमने वायु परागण जो है उसका भी पूरा अध्ययन कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए, बहुत ही इजी टॉपिक है, पहले भी इसके बारे में आप काफ़ी कुछ पढ़े हुए हैं, तो आसान सा टॉपिक है जो कि आप आसानी से कर लेंगे, आसानी से समझ लेंगे।